हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। हम लोग स्कैटरिंग में पार्शियल वेव एनालिसिस को स्टडी कर रहे थे और हमने एक्सप्रेशंस तो ऑब्टेन कर लिए थे स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ओके, तो फंडामेंटली जो क्वांटिटी जिससे स्कैटरिंग डिटरमिन होती है इन द पार्शियल वेव एनालिसिस वो है डेल्टा एल, फेज शिफ्ट। ओके, लेकिन ये फेज शिफ्ट क्या है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और उससे कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं और फेज शिफ्ट मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी देखिए तो इन प्रिंसिपल आप करना, आपको जो है आपको फेज शिफ्ट निकालने हैं, लेकिन आपको सारे ऑर्डर के फेज शिफ्ट निकालने पड़ेंगे, सारी एल वैल्यूज़ के लिए, एल इक्वल टू 0 के लिए, V1 के लिए, 2 के लिए, V3 के लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है जिनको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अभी तक देखें तो रियली ये कोई मेथड ऑफर नहीं कर रहा है, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी हर एल वैल्यू के लिए और फिर सबको ऐड करें तब निकलेगा। ओके, और ऐसा ही एफ में भी है। तो ये जो प्रेजेंट एनालिसिस है ये थोड़ा हम डेल एल को थोड़ा और डीपली देखते हैं ताकि कुछ और फीचर्स हमारे एक्सप्लोर हो पाएंगे और साथ साथ एक्चुअली फेज शिफ्ट मेथड कब अप्लाई किया जा सकता है और जब अप्लाई करते हैं तो किस तरह से अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें थोड़ा क्लियर होकर आएंगी। ओके, तो जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ द फेज शिफ्ट एंड इट्स रिलेशन टू पोटेंशियल, पोटेंशियल से फेज शिफ्ट का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। ओके, और बाद में अगर क्या हम उसे अप्रॉक्सीमेट कर पाएँ। ओके, और मैथमेटिकली डेल्टा एल की डिपेंडेंस जो है केवल वी पे नहीं, एल और ई पे भी। ओके, एंगुलर मोमेंटम जिस पर्टिकुलर पार्शियल वेव की आप बात कर रहे हैं उसका एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल्स की जो थी उन पे डिपेंडेंस। ओके, डेल्टा एल जो हम अभी तक जस्टिफाई कर पाए हैं, समझ पाए हैं, वो एक मैथमेटिकल हमारा एक वेरिएबल था, वेरिएबल भी नहीं या कांस्टेंट बोलूँ, फेज शिफ्ट फॉर अ पर्टिकुलर एल वैल्यू उतना शिफ्ट हो गया था। इट इज़ द फेज शिफ्ट ऑफ द सॉल्यूशन एज कॉज्ड बाय द पोटेंशियल, पोटेंशियल की प्रेजेंस में और पोटेंशियल की एब्सेंस में, एब्सेंस मतलब फ्री पार्टिकल, उन दोनों सॉल्यूशंस के बीच जो फेज़ का डिफरेंस होता है वो होता है फेज शिफ्ट। और ये फेज शिफ्ट जिस तरह से हमने स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ये फेज शिफ्ट हमारा केवल रेडियल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में आएगा। ओके, एंगुलर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो है, वट एवर। तो बेसिकली हमारे केस में फेज शिफ्ट जो है आप ऐसे बोल सकते हैं रेडियल सॉल्यूशन जो है, एक बार पोटेंशियल की प्रेजेंस में और एक बार एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल में, वो जो है उसका जो डिफरेंस है वही क्या है, डेल्टा एल। ओके, लेकिन अब हम एक फॉर्मल एक्सप्रेशन डेल एल के लिए निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, अभी हमने शॉर्ट रेंज पोटेंशियल भी एक्जैक्टली डिफाइन नहीं किया है। ओके, वो भी यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट आएगा, बाद में उसे 2-3 लाइन में नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियरली भी स्पेसिफाई कर दूंगा। बट थिंक ऑफ इट दिस वे, शॉर्ट रेंज पोटेंशियल जैसा हमने बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में भी यूज़ किया था, से हमारे पोटेंशियल की रेंज आर इक्वल टू ए है, तो एक स्फेयर जिसकी हार्ड शार्प बाउंड्री है ए, उसके अंदर पोटेंशियल प्रेजेंट है और उसके बाहर पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है, अंदर नॉन ज़ीरो है दिस। तो जब हम कह रहे हैं कि हमें रेडियल इक्वेशन को सॉल्व करना है इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल और इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल, तो आप उसे इस सिनेरियो में इस तरह से भी सोच सकते हैं, एक बार हमें इनसाइड सॉल्यूशन करना है, इनसाइड का मतलब जहाँ पोटेंशियल प्रेजेंट है, और एक बार आउटसाइड सॉल्यूशन करना है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो चुका है। ओके, तो चाहे ये पिक्चर यूज़ करें या सीधे सीधे हम ऐसे भी बोल सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस पिक्चर, एक बार पोटेंशियल की प्रेजेंस में और एक बार पोटेंशियल की एब्सेंस में। ओके, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माना आपका पोटेंशियल लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज नहीं है, तो तब तो ये रीजन जो है जहाँ तक पोटेंशियल की रेंज है वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होगा, तब ये वाली पिक्चर वर्क नहीं करती है। बट स्कैटरिंग सिनेरियो में ये पिक्चर वर्क करती है। ये आपका पोटेंशियल ओरिजिन और इसके इर्द गिर्द इफेक्टिव है और ओरिजिन से बहुत दूर स्कैटरर की लोकेशन पे पोटेंशियल डिके होके जैसा भी था इतना डिके हो चुका है कि उसकी वैल्यू ज़ीरो या ऑलमोस्ट ज़ीरो। ओके, अच्छा, अब जो हमें करना है अगेन रेडियल इक्वेशन, रेडियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस ही दो अलग अलग केस में, उन्हीं का डिफरेंस जो है वही देख के पता लगेगा फेज शिफ्ट कितना है। तो रेडियल इक्वेशन को जरा देखते हैं, पहले हम इसे स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में रिकास्ट करेंगे। दिस इज़ द रेडियल इक्वेशन एज इट लुक्स। ओके, ये फैक्टर पिछले क्लासेज में या पिछले लेक्चर्स तक भी हो सकता है मैंने इस टर्म को के स्क्वायर लिखा हो। नॉर्मली हम 2m/h² टाइम्स ई माइनस वी को के स्क्वायर लिखते हैं। ओके, वो वेवलेंथ जैसा जो फैक्टर होता है, ओके, वेव वेक्टर है बेसिकली वो फैक्टर। लेकिन प्रेजेंट डिस्कशन में हम लगातार स्कैटरिंग एनालिसिस में हम केवल 2me/h² को के स्क्वायर लिखते हैं। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो प्रेजेंट उसमें भी हम यही कर रहे हैं, 2me/h² जो है हमारा के स्क्वायर के बराबर है। ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप पिछले वीडियो लेक्चर्स देखेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ में हमारे थे, वहाँ पर रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन या उसके जनरल एनालिसिस हमने किया था, तो हो सकता है वहाँ पर मैंने इस टर्म को के स्क्वायर रेफर किया, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे अच्छा, और रेडियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो भी हमारा पर्टिकुलर एल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आप एल इक्वल टू 0 की बात कर रहे हो कि एल इक्वल टू 1 या एल इक्वल टू 2, तो आर के साथ वैसे हमें एक इंडेक्स एल भी लगाना चाहिए, किस एल वैल्यू की बात कर रहे हैं। ओके, क्वांटम नंबर एल अटैच करना चाहिए। मैं वैसे यहाँ पे एल को अटैच नहीं करूँगा जब तक एब्सोल्युटली ज़रूरी ना हो, लेकिन जब मैं इस एल को अटैच करूँगा भी तो मैं इसे ऊपर अटैच करूँगा। ओके,
सबस्क्रिप्ट नहीं सुपर स्क्रिप्ट के रूप में, ओके, ऊपर अटैच करूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे मैं आर के साथ एक इनफैक्ट दूसरा क्वालिफायर लिखने वाला हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ नीचे की पोजीशन पे हम कुछ और लिखने वाले हैं, तो पहले तो एल को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ज़रूरत होगी भी तो मैं ऊपर लिखूँगा, ओके। अब हम चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं। इनफैक्ट हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स को चेंज करेंगे, ओके। ये जो कैपिटल आर फंक्शन है, रेडियल फंक्शन, इसकी जगह एक दूसरा फंक्शन ले आएंगे, उसे भी हम रेडियल फंक्शन ही कहेंगे, स्मॉल यू, ओके। लेकिन उससे पहले हम एक जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्मॉल आर, डिस्टेंस वेरिएबल, उसको भी चेंज करेंगे, ओके। और उसकी जगह एक डायमेंशनलेस डिस्टेंस वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं, रो इज इक्वल टू के आर, ओके। के की डायमेंशन 1 लेंथ की, आर की डायमेंशन लेंथ की, सो रो डायमेंशनलेस डिस्टेंस वेरिएबल है। डिस्टेंस का मेज़र तो है इसमें, क्योंकि आर बराबर 0 है तो रो भी 0 है, और आर अगर लार्ज है तो रो भी लार्ज हो रहा है, तो डिस्टेंस का मेज़र तो है, पर डिस्टेंस का डायमेंशनलेस मेजरमेंट हमारे पास अब आ गया है, जिसे हम कहते हैं डायमेंशनलेस डिस्टेंस वेरिएबल, ओके दिस। और फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, रेडियल फंक्शन जो हमारा बेसिकली है, उसकी जगह हम एक नया फंक्शन यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यू नाउ एज अ फंक्शन ऑफ रो अपॉन रो, ओके। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें, हमने सिंपली यू अपॉन आर डिफाइन नहीं किया है, ओके। नॉर्मली इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, हम ऐसे कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर में सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, पर यहाँ पे थोड़ा केयरफुल इस बारे में रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एक्सप्रेशन जो है फिर आपको उसको स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में आपको मिल सकता है, ओके। सो मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ, आर रो इज़ यू रो अपॉन रो इन टर्म्स ऑफ रो, ठीक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ आर। तो अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन आप इस इक्वेशन में कर लें, ओके, इनफैक्ट डू दिस बाई योर सेल्फ बट बिट केयरफुल, पहले आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें, तो ये इक्वेशन आपकी सिंपली इस फॉर्म में आ जाएगी, ओके। आपके कोई के स्क्वायर वगैरह के फैक्टर होंगे, के स्क्वायर के फैक्टर की जगह आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड ऑल दिस थिंग। तो सिंपली जो हमारी रेडियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल यू, इट लुक्स लाइक दिस, ओके। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम आगे अभी यूज़ करने वाले हैं, ये जो यू फंक्शन होता है, इसे भी मैं रेडियल फंक्शन ही कहूँगा, ओके। दिस रेडियल फंक्शन यू मस्ट वैनिश एट द ओरिजिन, रो इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन पे इस वेव फंक्शन को नेसेसरली 0 होना पड़ेगा। ये आर्गुमेंट हमने पीछे भी यूज़ किया है, वहाँ फॉर्म कुछ ऐसी रही होगी, माना L इक्वल टू 0 केस देखें, एंगुलर मोमेंटम वाले टर्म का या सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म का कोई असर अगर नहीं है, ये टर्म नहीं है, ओके। और पोटेंशियल भी अगर कांस्टेंट है माना, तो ये कुल मिला के एक हार्मोनिक ऑसिलेटरी इक्वेशन बनती है। हार्मोनिक ऑसिलेटरी इक्वेशन में नहीं, सॉरी, पोटेंशियल वेरी कर सकता है, लेकिन ये इक्वेशन कुल मिला के इनफैक्ट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ L, ये श्रोडिंगर इक्वेशन की तरह लगती है, साई डबल डैश प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। के स्क्वायर अब मैं श्रोडिंगर इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए इस पूरे को कह रहा हूँ, लेकिन फिर आप कहते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से इस इक्वेशन में थोड़ा डिफरेंस है। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है यू और वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन साई है, उसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है, ये ओरिजिन पे ये सॉल्यूशन नेसेसरली 0 होना चाहिए, ओके। सो द बाउंड्री कंडीशन एट ओरिजिन हैज़ टू बी सेटिस्फाइड लाइक दिस। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इस आइडिया को लेके आगे चलते हैं। फेज शिफ्ट मतलब रेडियल इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है उसके फेज़ में जो अंतर आ रहा है, जब पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं था और जब पोटेंशियल प्रेजेंट है, सिंपली, ओके दिस। और अगर आर में के फेज़ में डिफरेंस आएगा तो यू का फेज़ भी आर के फेज़ जैसा ही होगा। यू और आर में एक रो का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर का डिफरेंस है, तो फेज़ की जो रिलेशनशिप है वो यू के साथ भी की भी वही होगी जो आर की है, ओके। तो हम आर के बजाय यू के टर्म्स में बात कर सकते हैं। आप यू की इक्वेशन को एक बार पोटेंशियल की प्रेजेंस में लिखिए, एक बार पोटेंशियल की एब्सेंस में, और दोनों के जो सॉल्यूशंस हैं उनका डिफरेंस ही बेसिकली क्या है, फेज़ डिफरेंस, ओके। तो वही हमने अब किया है। अगर पोटेंशियल को फाइनाइट रेंज का है, या अगर आप रेंज के टर्म्स में नहीं भी सोच रहे हैं, तो सिंपली जब पोटेंशियल प्रेजेंट था तब ये यू वाली इक्वेशन ऐसी है, और जब पोटेंशियल एब्सेंट था, एब्सेंट मतलब फ्री पार्टिकल, ओके, यू वी बराबर 0 दिस, प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल, एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल, ओके। लेकिन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल को आप बेटर है इस टर्म्स में ही सोचें कि हाँ पोटेंशियल दूर जाके डिके हो चुका है, ओके। हम यहाँ पे प्लेन वेव सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, ओके। एसिम्प्टोटिक रीजन में यही वाला सॉल्यूशन कैसा नज़र आता है, समथिंग लाइक दैट, ओके दिस। अब लेकिन मैंने यहाँ इन यू के साथ 2 क्वालिफायर्स ऐड किए हैं, इसके साथ लिखा है यू इन का सेंस अब यहाँ से क्लियर होता है। ये से हमारे पोटेंशियल की रेंज है, अगर हम उसे इस तरह से शार्पली डिमार्केट कर सकें, क्वांटम मैकेनिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, ओके, बट से हम इसे इस तरह से डिमार्केट कर सकें, मतलब जनरल पोटेंशियल्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसके लिए एक रेंज डिफाइन, शार्प रेंज डिफाइन कर सकें, ओके, बट से दिस इज द रेंज ऑफ आवर पोटेंशियल। यहाँ वी नॉन जीरो है, तो मतलब ये वाली इक्वेशन अप्लाई होगी। तो यहाँ से जो हमारा यू निकलेगा, इसको सॉल्व करके उसे यू इनसाइड, इसे हम इनसाइड रीजन कहते रहेंगे बार बार, और ये है आउटसाइड रीजन। तो यहाँ v इक्वल टू 0 रख के इक्वेशन लुक्स लाइक दिस। इसका जो सॉल्यूशन है यू आउट, ओके। तो ये तो फेज शिफ्ट बेसिकली यू इन और यू आउट के सॉल्यूशंस अगर हम किसी तरह से निकाल पाएँ तो उनकी एक्सप्रेशन में जो फेज़ का डिफरेंस है वही डेल्टा एल होगा, ओके दिस।
और ये कैलकुलेशन आपको हर वैल्यू के लिए, एल वैल्यू के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी। एल इक्वल टू 0 के लिए इसे भी सॉल्व करो, इसे भी सॉल्व करो, उनका फेज डिफरेंस होगा डेल्टा 0। फिर एल इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करो, उनका फेज डिफरेंस होगा डेल्टा 1, एंड सो ओके। अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं यू आउट से। ये इक्वेशन यू इन के लिए थी, इसको यू आउट से मल्टीप्लाई किया, आउटसाइड रीजन वाला जो यू है, और इस वाले को इनसाइड वाले यू से, ओके। और दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स मैं यू इन को पूरा इन नहीं लिखूंगा, सिंपली इसके साथ आई लिखूंगा, यू आई, और ऐसी यू आउट को सिंपली यू ओ, ये जीरो नहीं है, ये ओ है, ओके। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया था कि एल क्वांटम नंबर अगर मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी मैं ऊपर लिखूंगा, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये एल इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग से कोई मतलब है इसका, ये दिस इज़ ओ, ओके। तो अगर मैं मैनिपुलेशन अब करता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ वैलिड फॉर द इनसाइड सॉल्यूशन, इनसाइड रीजन, इसको यू आउट से मल्टीप्लाई किया, और जो आउटसाइड वाला इक्वेशन है उसको यू इन से मल्टीप्लाई किया, और इस इक्वेशन में से इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ फर्स्ट टर्म में तो यू आई डबल डैश इंटू यू ओ और माइनस यू ओ डबल डैश इंटू यू आई, ये यहाँ से ये टर्म मिलेगा। और आप यहाँ देखिए इन टर्म्स में यू आई इंटू यू ओ और यू ओ इंटू यू आई एक जैसा वो मिलेगा, और 1 और ये एल एल प्लस 1 और रो स्क्वायर वाला टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये सब्ट्रैक्शन पे कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका केवल एक टर्म सर्वाइव करेगा, ये वाला अपर इक्वेशन में माइनस वी अपॉन ई टाइम्स यू इन इंटू यू आउट, माइनस वी अपॉन ई टाइम्स यू आई इंटू यू ओ, ओके दिस। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें, रो जो डिस्टेंस डायमेंशनलेस डिस्टेंस वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में आप इस इक्वेशन को 0 से इन्फिनिटी, ओरिजिन से और इन्फिनिटी तक पूरे उसमें इस पर इंटीग्रेट कर दें, तो मैंने यहाँ टर्म बाई टर्म लिखा है। इस टर्म का इंटीग्रेशन यू आई का डबल डैश यू ओ का इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी रिस्पेक्ट टू 0, सिमिलरली इस टर्म का डिफरेंस इंटीग्रेशन, और इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, सो इट बिकम्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी वी ओवर ई यू आई यू ओ डी रो, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखें आप। ई तो एक कांस्टेंट है, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट होगी, इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, बट वी इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, ओके। वी डिस्टेंस के साथ चेंज होगा, मोस्ट जनरली रो के साथ चेंज होगा दिस, और यू आई और यू ओ तो फंक्शंस ऑफ रो हैं ही, अननोन है लेकिन फंक्शंस ऑफ। एक और सिनेरियो अपीयर हो सकता है, अभी हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं बट फ्यूचर में पॉसिबली यूज़ कर सकते हैं। माना हमारे पोटेंशियल की रेंज फाइनाइट रेंज है, ए रेंज तक पोटेंशियल की वैल्यू है, नॉन ज़ीरो है, और ए रेंज के बाद पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, तो आप इस इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 0 से ए तक और फिर ए से लेकर इन्फिनिटी तक उस केस में, और 0 से ए तक पोटेंशियल की जो भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और ए से इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 हो चुका है तो वो टर्म खत्म हो जाएगा। तो इफेक्टिवली ये इंटीग्रल केवल 0 से ए तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर पोटेंशियल आपका रियली शॉर्ट रेंज है, आप उसके लिए एक रेंज ए डिफाइन कर सकते हैं कि इसके बाद इफेक्टिवली पोटेंशियल इतना वीक हो चुका है कि आप उसकी जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपको इस बारे में केयरफुल रहना पड़ेगा कब आप पोटेंशियल को इतना वीक मान सकते हैं। अगर वो ग्रेजुअली डीके कर रहा है, ऐसा शार्प डीके नहीं है कि हाँ इस बाउंड्री के बाद खत्म हो गया, अगर डीके उसका ग्रेजुअल है फिर भी आप उसके लिए एक बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं, पर वो बाउंड्री आपको अप्रोप्रिएटली इस तरह से डिफाइन करनी पड़ेगी कि हाँ रियली पोटेंशियल इतना वीक हो चुका है कि बाकी टर्म्स के मुकाबले उसे नेगलेक्ट किया जाता है। बाकी टर्म मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाई दूँ, ये आप एक्चुअली पोटेंशियल के नेचर को कंपेयर करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म, सेंट्रीफ्यूगल जो बैरियर टर्म है इसके रेस्पेक्ट में। अगर ये टर्म इसके मुकाबले नेग्लिजिबल हो जाता है किसी रीजन में, तो वहाँ आप कहते हैं कि हाँ आप पोटेंशियल को आप ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं। डोमिनेंट टर्म, अगर इन दोनों टर्म्स में डोमिनेंट टर्म ये वाला है, ये वाला, तो फिर आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो जिस रीजन में ये वैलिड हो जाएगा उस रीजन को आप आउटसाइड रीजन कह सकते हैं, ओके। और यही हमारे शॉर्ट रेंज पोटेंशियल को एक्चुअली मैथमेटिकली डिफाइन करेगा। किस पोटेंशियल को हम पार्शियल वेव एनालिसिस में रियली शॉर्ट वेव पोटेंशियल ट्रीट कर सकते हैं, जिसके लिए एक फाइनाइट रेंज की बात कर सकते हैं, वो डिफाइन ऐसे होगा जब केवल ये टर्म डोमिनेंट हो इसके रेस्पेक्ट में। तो ये टर्म अगर डोमिनेंट है तो आप इसे ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप करने का मतलब v इक्वल टू 0, अच्छा पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0 हो चुका है। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द रेंज ऑफ द पोटेंशियल, ओके। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा, अब और इस इंटीग्रेशन में भी एक चीज़ ध्यान रखिए, देखिए यू इन नॉर्मली हम कहते हैं ये इनसाइड का सॉल्यूशन है। जैसे आप 1 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में हमने सॉल्यूशंस किए हैं, आप एक इनसाइड सॉल्यूशन निकालते हैं, एक आउटसाइड, और मैच करते हैं से समथिंग लाइक दिस। माना ये रेड सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक, ये कोई वेल है, माना 3 डायमेंशन का ही है, यहाँ से यहाँ तक का ये सॉल्यूशन आपका इनसाइड सॉल्यूशन है, और ये ब्लैक वाला कर्व जो बोल्ड में है ये आपका आउटसाइड सॉल्यूशन है। लेकिन आप इन सॉल्यूशंस को दूसरे रीजन में भी एक्सटेंड कीजिए, एक्स्ट्रापोलेट कीजिए। मतलब मैथमेटिकली आपको अगर ये एक फंक्शन मिला है तो अगर ये फंक्शन ऐसा ही चलता रहता तो ये फंक्शन यहाँ तक तो है ही, इतना तो ये एक्चुअल श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन में जाएगा। लेकिन मैथमेटिकली अगर आप इस कर्व को आगे भी एक्सटेंड करें तो यू इन का ये मतलब है, यू इन केवल यहाँ तक नहीं है, मैथमेटिकली यू इन सब जगह है। ऐसे यू आउट,
एक्चुअल फिजिकल सिनेरियो में तो बाहर का सॉल्यूशन केवल ये वाला है, लेकिन मैथमेटिकली यू आउट को अगर हम एक्सटेंड करें तो से दिस ब्लैक कर्व माना ये एक्सपोनेंशियल डिके टाइप का है, तो ये यहाँ इस तरह का बन रहा है। ये मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो जब ये इंटीग्रेशन करना है, माना जनरल केस में ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी, तो पूरे रीजन में यू इन की वैल्यू इससे कंट्रोल होगी। अब ये जो पूरा रेड कर्व बन चुका है दिस एंड, और पूरे रीजन में यू आउट की वैल्यू इस कर्व से कंट्रोल होगी। ओके दिस। तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो दोनों इंटीग्रल्स लेफ्ट हैंड साइड के हैं, जिसमें एक टर्म का डबल डिफरेंशिएशन और एक विदाउट डिफरेंशिएशन है, एक का डबल डिफरेंशिएशन एक विदाउट डिफरेंशिएशन, इसको बाई पार्ट्स हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, और बाई पार्ट्स करते हुए जो अनडिफरेंशिएटेड वाला फंक्शन है उसको आप फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करें, तो फर्स्ट फंक्शन यू आउट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो आई डबल डैश का एक इंटीग्रेशन करेंगे तो यू आई डैश वन डेरिवेटिव, और लिमिट्स हैं 0 to इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी की लिमिट इस एक्सप्रेशन में अभी पुट करनी है दिस, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यू ज़ीरो यू ओ का डैश, और इसका एक इंटीग्रेशन करेंगे तो यू आई डैश। ओके, तो यहाँ ये जो इंटीग्रल अभी इवेलुएट करना बाकी रह गया है, इसमें अब दोनों का एक एक डिफरेंशिएशन है। ओके, और यही चीज़ आप इस सेकंड वाले में करें जिसका रिलेटिव साइन माइनस है, विद इन दीज कर्ली ब्रैकेट इससे जनरेट होने वाले दो टर्म्स पार्शियल उससे इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन बाई पार्ट, सॉरी नॉट पार्शियल इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इससे दो टर्म ये, और ऐसे इसके दो टर्म सिमिलरली यहाँ लिखे। तो ये दो इंटीग्रल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं ये सेम है, एग्जैक्टली सेम बन रहे हैं। ओके, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो अब एक टर्म इसमें लिमिट्स पुट करनी है 0 इन्फिनिटी, एक टर्म ये इसमें लिमिट्स पुट करनी है 0 इन्फिनिटी, और राइट हैंड साइड को मैंने वैसे ही रिटेन किया है, नथिंग टू बी डन हेयर। जब तक वी आपको पता ना हो आप यहाँ सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर सकते। इनफैक्ट वी नहीं, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए तो आपको यू आई और यू ओ निकालने पड़ेंगे, इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ेंगी किसी तरीके से अगर आप एक्सप्लिसिटली करना चाहते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। ओके, लेकिन अब ये जो हमने यहाँ पे एम्फेसाइज किया था, यू जो है इट मस्ट वैनिश, चाहे फ्री पार्टिकल वाला हो, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल हो, चाहे एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल हो, यू जो है रेडियल वेव फंक्शन ही है जिसे हम कह रहे हैं वो ओरिजिन पे वैनिश होना चाहिए। तो जब यहाँ आप लिमिट्स पुट करेंगे, ओके, तो लोअर लिमिट पे आपको कोई एक यू, चाहे आउटसाइड वाला या यहाँ इनसाइड वाला, ओरिजिन पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। उसका डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव मतलब स्लोप के लिए ऐसी कंडीशन नहीं है नेसेसरली, पर जो फंक्शन है यू जो फंक्शन है, चाहे आउटसाइड चाहे इनसाइड वाला, आउटसाइड इनसाइड को आप बेटर है सोचें, लिख तो हम आउटसाइड इनसाइड रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल, लेकिन वो कोई वाला भी केस हो, एट द ओरिजिन यू हैज़ टू वैनिश। तो जब आप लोअर लिमिट रखेंगे रो की जगह 0, तो यू आउटसाइड एट ओरिजिन वैनिशेस। सिमिलरली इस वाले में यू इनसाइड एट ओरिजिन वैनिशेस। तो लोअर लिमिट पे यहाँ से भी 0 कंट्रीब्यूशन, यहाँ से भी 0 कंट्रीब्यूशन, तो जो कंट्रीब्यूशन केवल बचेगा वो बचेगा अपर लिमिट पे, इन्फिनिटी पे। ये टर्म इन्फिनिटी पे कितना बनता है, माइनस ये टर्म इन्फिनिटी पे कितना बनता है। ओके, और मैंने उसे यहाँ एक्सप्लिसिटली लिखा है, यू आउटसाइड इवैल्यूएटेड एट इन्फिनिटी इंटू यू इनसाइड का डैश इवैल्यूएटेड इन्फिनिटी, माइनस यहाँ यू इनसाइड इवैल्यूएटेड एट इन्फिनिटी, यू आउट दिस। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ओके, अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। ओके, दिस जस्ट अ रिमाइंडर, यू आउट क्या है, यू आउट द सॉल्यूशन व्हेन v इज इक्वल टू 0, दैट इज बेसिकली फ्री पार्टिकल। ओके, लेकिन आप इसे फ्री पार्टिकल के बजाय वो सोचिए कि हमारा स्कैटरिंग के बाद एसिम्प्टोटिक लोकेशन पे जो वेव फंक्शन है, बेटर टू थिंक ऑफ इट दैट वे। ओके, और यू आई क्या है, सॉल्यूशन व्हेन v इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल। ओके, यस, नो सॉरी, इसको ऐसे ही सोचिए, हाँ, यू आउट को आप सोचिए ये फ्री पार्टिकल का सॉल्यूशन है, पोटेंशियल नहीं था, और यू इनको सोचिए ये पोटेंशियल की प्रेजेंस में सॉल्यूशन है, क्योंकि बाद में हम इसकी भी एसिम्प्टोटिक लिमिट लेने वाले हैं। एसिम्प्टोटिक लिमिट मतलब डिटेक्टर की लोकेशन पे। ओके, तो डिटेक्टर की लोकेशन पे तो पोटेंशियल खत्म हो जाता है, तो मतलब वो ये नहीं है, उस पर कुछ फेज शिफ्ट आ चुका होता है। इस वाले में फेज शिफ्ट होगा एसिम्प्टोटिकली, ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस। और तब यू आउट इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, या यू इन इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, जो कि हमें इस एक्सप्रेशन में ज़रूरत है। यू आउट और यू इन या उनके डेरिवेटिव्स की वैल्यू जो हमें इन्फिनिटी पे चाहिए, उसका मतलब इनके जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस अगर हम निकाल पाएँ, उनकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म्स, जो भी करस्पॉन्डिंग यू है, चाहे ये वाला या ये वाला, उसका एसिम्प्टोटिक फॉर्म, यू ओ इन्फिनिटी आउटसाइड वाले की एसिम्प्टोटिक फॉर्म, यू आई इन्फिनिटी इनसाइड वाले की एसिम्प्टोटिक फॉर्म। इनसाइड मतलब प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल, प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल में एसिम्प्टोटिक फॉर्म, एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल में एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ यू। ओके, और इसमें से ये दोनों एसिम्प्टोटिक फॉर्म्स हमें नोन है, जनरल आर्ग्यूमेंट से ये हमें नोन है। फॉर एग्जांपल पहले इसको देख लें, फ्री पार्टिकल के आर को अगर मैं बहुत क्लियरली लिखता, शायद मुझे ऐसे लिखना चाहिए, आर फॉर द फ्री पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ रो, लेकिन इस लैंग्वेज में हमने उसे आर आउट लिखा है, आउटसाइड रीजन। ठीक है, इनसाइड रीजन में पोटेंशियल है, आउटसाइड फ्री।
ओके, ये आप जानते हैं सिंपली जे एल रो के बराबर होता है, इट इज सिंपली इक्वल टू जे एल रो। ओके, फॉर अ फ्री पार्टिकल द सॉल्यूशंस of the radial equation are simply in terms of the spherical Bessel's function, और उन spherical Bessels में से जो चॉइस हमारे लिए अप्रोप्रिएट बनती है वो केवल JL बनती है। ओके, बाकी न्यूमा और हैंकल्स फंक्शन वर्क नहीं करते हैं। ओके, ड्यू टू बाउंड्री कंडीशंस। और इसकी जो एसिम्प्टोटिक फॉर्म है, ये एरो मतलब एसिम्प्टोटिक फॉर्म, दिस इज ऑल्सो वेल नोन। JL रो की एसिम्प्टोटिक फॉर्म है साइन रो माइनस L पाई बाई 2 अपॉन रो एट लार्ज डिस्टेंसेज काइंड ऑफ इन्फिनिटी, दिस फंक्शन बिहेव्स लाइक दिस। ओके, तो यू ओ इन्फिनिटी जो है, यू ओ मतलब इसके करस्पॉन्डिंग का, इस आर ओ आउट को मैं केवल ओ लिखूँ, आर ओ के करस्पॉन्डिंग का यू ओ, आर और यू का रिलेशन ये है, तो अगर आर को एक रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यू मिल जाता है, करस्पॉन्डिंग वाला यू मिल जाएगा। तो यू आउटसाइड जो है उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म में सीधे रीड कर सकता हूँ, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन से की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मुझे तो केवल उसका बिहेवियर इन्फिनिटी पे चाहिए। इस एक्सप्रेशन को मैं, इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ, तो मुझे जो भी यू है या उसका डेरिवेटिव है उसका बिहेवियर इन्फिनिटी एसिम्प्टोटिकली चाहिए। तो यू ओ एसिम्प्टोटिकली, ये रो का फैक्टर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो साइन रो माइनस L पाई बाई 2। ओके, ये तो हमें पहले भी पता था, पर फॉर्मली हम फिर से लाए हैं कि हाँ, जो हमारा इंसिडेंट फ्री पार्टिकल्स हैं उनका फेज इस तरह का होता है, साइन के आर माइनस L पाई बाई 2। ओके, दिस सिमिलरली जो इनसाइड रीजन में सॉल्यूशन है, इनसाइड रीजन का सॉल्यूशन मतलब पोटेंशियल की प्रेजेंस में, सिंपली थिंक ऑफ इट दैट वे। वो हमने जो एनालिसिस किया है फेज शिफ्ट का, उसने यही तो बताया, इस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, इस सॉल्यूशन में, रेडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एल का फेज शिफ्ट होता है। यही बेसिकली डेल्टा एल हमने इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया था दिस, तो ये एटलीस्ट एसिम्प्टोटिकली। ओके, ये वेरिएशन केवल एसिम्प्टोटिकली है, ये पिछले लेक्चर्स पे हम बात कर चुके हैं। एसिम्प्टोटिकली इसका जो बिहेवियर है और एसिम्प्टोटिकली इसका जो बिहेवियर है उसमें डेल्टा एल का क्या होता है, फेज डिफरेंस। इसको यहाँ पे मैंने समराइज़ किया है, द ओनली इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल इज अ फेज शिफ्ट इन द रेडियल सॉल्यूशन, और वो भी एसिम्प्टोटिकली। एसिम्प्टोटिक जो, अगर आप पोटेंशियल का असर देखें तो, और वो भी केवल एसिम्प्टोटिकली आप फ़र्क देख रहे हैं, तो एसिम्प्टोटिकली उसका असर केवल ये होता है, वो फेज शिफ्ट कॉज करता है। ओके, तो यू ओ इन्फिनिटी और यू आई इन्फिनिटी आर नोन, और अगर ये आपको पता है तो आप इनके डेरिवेटिव्स भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, इन्फिनिटी पे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रो, ठीक है, डिस्टेंस वेरिएबल रो है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और इसका भी डिफरेंशिएशन कॉस। ओके, अगर आप ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते, आप इसके साथ भी कैलकुलेशन कर सकते थे, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट फैक्टर्स ऑफ के। अगर आप आर के रेस्पेक्ट में यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो रो इक्वल टू के आर है, तो के का फैक्टर भी एक्स्ट्रा आएगा, सो यू हैव टू बी केयरफुल। रो के टर्म्स में द कैलकुलेशंस आर मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अब मेरे पे यू आउटसाइड एट इन्फिनिटी, यू इनसाइड इन्फिनिटी, और उनके डेरिवेटिव्स भी इन्फिनिटी पे पता है, तो इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड इन्हीं से मिलके बना है, तो मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को अब सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में इन टर्म्स की वैल्यू रखूँ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, अप्रोप्रिएट वैल्यू रखूँ, तो आप देख सकते हैं ये बना है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, और ए में से आप बी सब्ट्रैक्ट करें तो इनका डिफरेंस केवल डेल्टा एल के बराबर है, और विद अ माइनस साइन इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन माइनस डेल्टा एल विच इज इक्वल टू माइनस साइन डेल्टा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड था ये बेसिकली सिंपली डेल्टा एल है, साइन है उसका बट डेल्टा एल पे डिपेंड कर रहा है। ओके, दिस, सो आफ्टर दिस मच मैनिपुलेशन हम एक एक्सप्रेशन पे आए हुए, माइनस साइन मैंने फिर से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, साइन डेल्टा एल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी v विच इज़ फंक्शन ऑफ रो ओवर ई, यू आई रो मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ डिपेंडेंस लिखी है, यू इनसाइड एज अ फंक्शन ऑफ रो, यू आउटसाइड एज अ फंक्शन ऑफ रो, डी ओ रो। डायमेंशनलेस डिस्टेंस वेरिएबल के टर्म में ये इंटीग्रल आपको जो मिला ये आपको साइन डेल्टा एल दे सकता है। ओके, तो ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, इसे आपके लिए एक फॉर्मल एक्सप्रेशन समझिए। फेज शिफ्ट आप इससे इवेल्युएट कर सकते हैं, इससे इवेल्युएट करना आसान नहीं है, किसी कोई बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी, सिंपल प्रॉब्लम, पॉसिबली वहाँ आप उसे इवेल्युएट कर पाएंगे। क्यों? पोटेंशियल तो आपको दिया होगा, चलिए वी तो आप रख देंगे, लेकिन और यू आउटसाइड भी आपको पता है, यू आउटसाइड जो है उसका तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन भी आपको पता है, ये केवल अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, ये उसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, इसकी अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ये है, एसिम्प्टोटिक फॉर्म ये है। अदरवाइज जो आर ओ है आउटसाइड रीजन इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल जो रेडियल फंक्शन है वो एग्जैक्टली नोन है। ओके, दिस ये वाला नोन है, ये स्फेरिकल बेसल्स फंक्शन है बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम फैक्टर ऑफ रो या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में, ये एग्जैक्टली नोन है, लेकिन ये वाला नोन नहीं है। इसके लिए तो आपको रेडियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, वो जो पोटेंशियल दे रखा है उसको रख के किसी तरह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो। वो
तो जब तक ये UI आपको नहीं पता है तो तब तक ये केवल एक फॉर्मल सॉल्यूशन है, बट डिस्पाइट दैट इससे हम कई सारे रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। बट स्टिल अगर एक इसको सॉल्यूशन को फॉर्मल सॉल्यूशन को ही देखें तो ये हमें एक एल्गोरिथम ऑफर कर रहा है, एक तरीका ऑफर कर रहा है कि फेज शिफ्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो पोटेंशियल है उसके साथ आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, जो गिवन पोटेंशियल है उसके साथ इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और पोटेंशियल के साथ जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा UI इनसाइड वाला। तो UI आप उस इक्वेशन को सॉल्व करके लाइए। U आउटसाइड पहले से पता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल वाला। V पता होगा, इस इंटीग्रल को इवेलुएट करो। लेकिन अब सवाल ये है, अगर आप माना आपने UI इवेलुएट कर ही लिया इनसाइड वाला, अगर किसी तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके UI अगर आप निकाल ही पाए हैं तो फिर तो आपको डेल्टा एल निकालने के लिए इसकी ज़रूरत है ही नहीं। आप UI और UO की एसिम्प्टोटिक फॉर्म्स को कंपेयर कर लीजिए, वहीं से आप डेल्टा एल को सीधे सीधे रीड कर सकते हैं। ओके तो ये रियली आपको सॉल्यूशन का कोई बहुत इफेक्टिव मेथड ऑफर नहीं कर रहा है कि हाँ डेल्टा एल हम इस मेथड से निकालेंगे, पहले UI निकालेंगे और फिर इस इंटीग्रल में रखेंगे और तब साइन डेल्टा एल निकालेंगे और तब साइन इनवर्स करके डेल्टा एल निकालेंगे। अगर UI आपने निकाल ही लिया है तो उसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म भी निकाल लो, और उस एसिम्प्टोटिक फॉर्म को एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल वाली फॉर्म से कंपेयर करके सीधे देख लो, अरे फेज शिफ्ट कितना नज़र आ रहा है, वो डेल्टा एल हो गया। ओके सो रियली ये कोई बहुत ऐसा मेथड ऑफर नहीं कर रहा है। ओके दिस, और दूसरा पॉइंट ये है UI निकालना भी आसान नहीं है। आप हर केस में रेडियल इक्वेशन को, हर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के लिए रेडियल इक्वेशन को एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। कुछ बहुत स्पेशल केस होंगे, हम एज एग्जांपल्स कुछ केस करेंगे जहाँ पे पॉसिबल होगा हमारे लिए कि हम रेडियल इक्वेशन को एग्जैक्टली सॉल्व कर पा रहे हैं, पर उसे आप जनरल ना समझें। ओके हम सिंपल एग्जाम्पल्स डील करेंगे। जनरल स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल होने के बावजूद भी रेडियल इक्वेशन को जनरली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। ओके बस, और इसमें से ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट नोन है। ओके एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल में जो हमारा सॉल्यूशन होता है U का, सिंपली वो करस्पॉन्डिंग रेडियल वाला आउटसाइड रेडियल इनटू रो, और आउटसाइड रेडियल होता है JL रो। अब मैंने AL यहाँ लिखा है, L स्फेरिकल बेसल्स के साथ यहीं लिखा जाता है। ओके इस स्फेरिकल बेसल में आउट और इन का कोई मतलब नहीं है, ये तो आउट वाले सॉल्यूशन की वैल्यू है। ओके और ये L की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो ये इस एक्सप्रेशन में से ये U रो इतने के बराबर है, ये पहले से पता है। और अगर इसकी कहीं पे एसिम्प्टोटिक फॉर्म की जरूरत पड़े तो इसकी एसिम्प्टोटिक फॉर्म भी पता है। JL रो की एसिम्प्टोटिक फॉर्म होती है साइन रो माइनस L पाई बाई 2 अपॉन रो, और आपने एक रो से मल्टीप्लाई किया तो वो रो कैंसिल हो गया। बस अब ओके यहाँ पे मैंने एम्फेसाइज़ किया है, नॉर्मली हम L इंडेक्स यहाँ लिखते हैं किसी भी डिस्कशन में, बट इस डिस्कशन में L इंडेक्स मैंने नहीं लिखा है, और अगर लिखना भी होगा तो मैं ऊपर लिखता। तो आप इसे अगेन R0 ना सोचें कि R रेडियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जब L की वैल्यू 0 है, नो, R दिस इज O, R आउटसाइड। ओके तो फिर भी अगर फॉर्मली आप इस मेथड को समझें तो आपको क्या करना है, इनसाइड वाला U निकाल लीजिए किसी तरीके से, डिटरमिन U विद V, जो आपको पोटेंशियल दे रखा है उसके साथ। अब फिर से देखिए पोटेंशियल का रोल दो जगह आ रहा है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को फॉर्मली भी देखिए, इसमें एक V तो ये दिख रहा है, और इस U को जब आप निकालेंगे उसके लिए भी V की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये U खुद V पे डिपेंड करेगा, अलग अलग V के लिए अलग अलग बनेगा। इनसाइड वाला अगर हम सॉल्व कर भी रहे हैं फॉर्मली, तो इनसाइड वाला जो U है वो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। तो इस एक्सप्रेशन में पोटेंशियल अपनी प्रेजेंस दो जगह दिखा रहा है, एक इसके अंदर और खुद से यहाँ तो दिखाई रहा है। ओके बस सो लेकिन जो फॉर्मल मेथड है उसमें इनसाइड वाला U किसी तरह से डिटरमिन करो, एग्जैक्टली कर सकते हो या कोई अप्रॉक्सीमेट करके कर सकते हो, वट एवर बी द केस। ओके अगर एग्जैक्टली नहीं कर पा रहे हो तो कोई सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन आप कर सकें तो शायद वो भी चल जाएगा। ओके सूटेबल का मतलब ये है आपको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो आपने अपना अप्रॉक्सीमेशन मेथड लिया है वो कब किस हद तक वैलिड है, जिसे हम वैलिडिटी क्राइटेरिया कहते हैं। बट ईदर वे इसे किसी तरह से निकालो, और फिर उसकी एग्जैक्ट फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं है। आप ये देखिए हाउ इट लुक्स इन द रीजन वेयर V इज़ 0। एसिम्प्टोटिकली ये वाला सॉल्यूशन कैसा नज़र आ रहा है, ऐसे रीजन में जहाँ पोटेंशियल डिके होते होते 0 के ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है, और उस रीजन वाले सॉल्यूशन को इस वाले से कंपेयर करो, इसी की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, और वहाँ साइन रो माइनस L पाई बाई 2 के अलावा जो पार्ट आए फेज में रो माइनस L पाई बाई 2 के अलावा, वही क्या होगा, डेल्टा L। ओके सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू दिस। लेकिन ये बहुत वैसा मेथड नहीं है जिसे आप रियली अप्लाई कर पाएँ डायरेक्टली। ओके लेकिन स्टिल ये मेथड से हम एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड ज़रूर निकाल सकते हैं, और कुछ और एनालिसिस भी, कुछ डीप एनालिसिस फेज शिफ्ट के बारे में हम यहाँ से करने वाले हैं। ओके इस लेक्चर में मैं एक एनालिसिस पहले करूँगा विच आई कॉल द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन फ्रॉम पार्शियल वेव एनालिसिस, या फेज शिफ्ट फॉर या इन द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, बल्कि आप इसे इन द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन समझिए। अभी तक हमने बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन हमने पहले स्टडी किया और पार्शियल वेव एनालिसिस प्रेजेंटली स्टडी कर रहे हैं।
नॉर्मली कई बार हम इसे इस तरह से सोचते हैं कि बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन एक मेथड है अप्रॉक्सीमेशन का और पार्शियल वेव एनालिसिस अनदर मेथड है। पर रियली अगर आप पार्शियल वेव एनालिसिस के मेथड को देखें यहाँ पे, पार्शियल वेव एनालिसिस में अभी हमने कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया है। एसिम्प्टोटिक फॉर्म्स लेना अप्रॉक्सीमेशन नहीं होता है। अप्रॉक्सीमेशन ऐसा होता है कोई अननोन चीज़ आपके पास है, आप उसे सोचते हैं अच्छा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं लग रही है, चलो इसको इतना मान लेते हैं समथिंग। जैसे बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन क्या है? बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली है जो आपको साई के लिए एक इंटीग्रल इक्वेशन मिलती है जिसमें साई फिर से इंटीग्रल ऑफ साई के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होता है। उसमें आप इंटीग्रल के अंदर वाले साई के लिए आप कहते हैं चलो इस साई की जगह हम अनपर्टर्ब्ड वाला जो इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन है वो रख देते हैं। मतलब रिप्लेसिंग द अननोन साई बाय द इंसिडेंट वेव फंक्शन, वो है बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। आपने एक चीज़ नहीं पता थी लेकिन उसे कहा चलो अगर डिस्टर्बेंस कम है तो इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो पॉइंट ये है जो यहाँ पे मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, इससे हम ये शो करेंगे जो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन मेथड है एक्चुअली वो आप पार्शियल वेव एनालिसिस के मेथड से भी अराइव कर सकते हैं। मतलब एफ का एक्सप्रेशन जो हमें पार्शियल बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में मिलता है वही यहाँ मिलेगा। पर रियली मेरा एम यहाँ पे वो बताना नहीं है कि वही एक्सप्रेशन मिलता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ इस एनालिसिस में वो ये है, हमने ऑप्टिकल थ्योरम की बात की थी कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो फॉरवर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है 4 पाई अपॉन k टाइम्स दिस। The total scattering cross section is 4 pi upon k times the imaginary part of the forward scattering amplitude। और ये रिजल्ट बहुत एक जनरल रिजल्ट है, ये इवन इनइलास्टिक स्कैटरिंग तक भी होल्ड करता है। ओके तो ये बहुत एक जनरल रिजल्ट है। लेकिन ये मेथड, ये जो रिजल्ट है ऑप्टिकल थ्योरम, ये बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में वायलेट होता है वेरी वेरी बैडली इन द सेंस बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में एफ जो होता है पूरी तरह रियल होता है, उसमें इमेजिनरी पार्ट होता ही नहीं है। और क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है तो ये राइट हैंड साइड अगर आप इवेल्युएट करें 0, और जबकि सिग्मा टोटल 0 नहीं होगा, सिग्मा टोटल किसी भी पोटेंशियल के लिए आप कैलकुलेट करें कुछ वैल्यू होगी। ओके तो इसका मतलब बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में ऑप्टिकल थ्योरम डजंट अप्लाई या फेल्स बैडली या इज़ वायलेटेड बाय द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन, ऐसे बोलना चाहिए। सबसे अच्छा ये है ऑप्टिकल थ्योरम जो रिजल्ट है बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन इस तरह का अप्रॉक्सीमेशन है, ख़राब तो नहीं बोलना चाहिए, उससे रिजल्ट तो ठीक मिलते हैं पर इस सेंस में ख़राब है कि वो ऑप्टिकल थ्योरम को वायलेट करता है। ओके सो इट वायलेट्स द ऑप्टिकल थ्योरम। लेकिन वो होता क्यों है वो यहाँ से हम समझ सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में एफ रियल बनता है। अगर हम वो समझ गए तो हम ऑप्टिकल थ्योरम का वायलेशन भी समझ जाएंगे। ओके ये जो एक्सप्रेशन है ये, इसमें मैं ये यू आई रो जो अननोन है एज अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मैं इसे u0 रो से रिप्लेस कर रहा हूँ। मतलब पोटेंशियल की प्रेजेंस में जो u मुझे पता होना चाहिए उसे मैं अगर पता नहीं कर पा रहा हूँ या एज अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मैं उसको बोल रहा हूँ पोटेंशियल की एब्सेंस वाला जो u था उसी को इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। आप लोग ध्यान कीजिए बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन एक्चुअली यही तो होता है। आप वो अननोन साई को, वहाँ पे u की जगह साई होता है, अननोन साई को इंसिडेंट पार्टिकल वाले साई से रिप्लेस कर देते हैं। इंसिडेंट पार्टिकल वाला साई मतलब अनपर्टर्ब, अनडिस्टर्ब, पोटेंशियल की एब्सेंस वाला। तो मैथमेटिकली अगर आप इक्विवेलेंस देखें यहाँ पे हम बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर रहे हैं। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के से मेरा मतलब उसके रिजल्ट्स नहीं, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का आइडिया क्या है। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का आइडिया ये है अननोन वेव फंक्शन की जगह आप इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दो। अननोन रेडियल वेव फंक्शन, अननोन मतलब पोटेंशियल के प्रेजेंस में, उसकी जगह नोन मतलब फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन उसको रिप्लेस कर दो। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेटली ये मान लें, अब ये कब वैलिड होगा, कहाँ वैलिड होगा वो अलग चीज़ है, बट बेसिकली दिस इज़ द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। अगर हम ये रिप्लेसमेंट इस इंटीग्रल के अंदर कर लें, ओके और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला तो हमें पता है, यू नॉट रो की तो एग्जैक्ट वैल्यू पता है, वो इतने के बराबर होता है रो टाइम्स जे एल रेस। तो फिर इस इंटीग्रल को बड़े आराम से इवेलुएट किया सकता है अगर हम इस अप्रॉक्सीमेशन को मान लें जिसे हम कहेंगे बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। ओके तो बेसिकली आप कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, तब आप ये इंटीग्रल इवेलुएट कर पाएंगे, तब आप फेज शिफ्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसे लिखा है फेज शिफ्ट इन दी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के अंतर्गत फेज शिफ्ट कैलकुलेट करना। ओके या बहुत नाइवली बोलें तो आप बोलेंगे अच्छा हमने पार्शियल वेव एनालिसिस से बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन निकाल दिया है। यहाँ पे मेरा बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन से मतलब है बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला। ओके बस तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करूँ तो दिस एक्सप्रेशन लुक्स समथिंग लाइक ये। लेकिन उससे पहले इस लाइन को पढ़ लें,
बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, द रिप्लेसिंग द वेव फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल विद द वेव फंक्शन फॉर द फ्री पार्टिकल, और यही तो बेसिकली वेव बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन होता है। और यहाँ रिप्लेसमेंट करने का मतलब केवल रेडियल में चेंज करना है, एंगुलर पार्ट में तो कुछ चेंज होता नहीं है। तो रेडियल जो वेव फंक्शन है उसको जो प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल वाला जो हमें चाहिए था उसको हमने कहा ये लगभग जो एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल वाला है, फ्री पार्टिकल वाला रेडियल वेव फंक्शन है, उसी के बराबर है। ओके दिस, तो तब हमारा एक्सप्रेशन इसमें रिड्यूस हो जाता है, दोनों u बराबर हो गए आउटसाइड वाले, उसका स्क्वायर, ओके, माइनस वी अपॉन ए दिस। यहाँ आप u आउटसाइड रो की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, जो कि होता है रो JL, रो के बराबर होती है, वो सब्स्टिट्यूट करें। और अब इंटीग्रेशन को अगर आप फिर से r के टर्म में ले आएँ, रो इक्वल टू के आर से, रिमेंबरिंग k इज इक्वल टू दिस एंड e इज इक्वल टू दिस, तो ये एक्सप्रेशन फाइनली इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। आर के टर्म्स में हम इसलिए इंटीग्रल को अब फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में जो हमारे रिजल्ट्स थे उससे सीधे सीधे कंपेयर कर सकें। ओके जैसे, तो ये एक्सप्रेशन जो ये केवल साइन डेल्टा एल का एक्सप्रेशन आया, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में तो जब मैथमेटिकल फॉर्मूलेज में कहीं डेल्टा एल की बात होती ही नहीं है। कंपैरिजन कर सकते हैं तो एफ का कर सकते हैं, एफ का एक्सप्रेशन यहाँ से कितना आ रहा है पार्शियल वेव एनालिसिस से, और एफ का एक्सप्रेशन बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में क्या मिलता है उससे, उसको कंपेयर करते हैं। ओके सो लेकिन इस एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे दिस इज द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन फॉर द फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट का एक्सप्रेशन है लेकिन किसके अंतर्गत, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के अंतर्गत। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन मतलब यू आई को यू ओ से रिप्लेस करना। ओके दिस, इस इंटीग्रल को आप इन प्रिंसिपल इवेलुएट कर सकते हैं। दीज फंक्शंस आर वेल नोन फंक्शंस, अगर आपको पता नहीं भी है, याद नहीं भी है, आप स्टैंडर्ड टेबल से इन फंक्शन को देख सकते हैं। ओके एल की किसी भी वैल्यू के लिए, एल की जिस वैल्यू के लिए आप फेज शिफ्ट निकालना चाह रहे हैं वो वाला स्फेरिकल बेसल फंक्शन लो, पोटेंशियल आपको गिवन होगा उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, मैथमेटिकल एक्सरसाइज की तरह इस इंटीग्रल को डू इट समहाउ, आपका साइन डेल्टा एल निकल गया। ओके तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में फेज शिफ्ट इन प्रिंसिपल आप इवेलुएट कर सकते हैं। अगेन इन प्रिंसिपल इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है ये इंटीग्रल इवेलुएट करना पॉसिबल ना हो एनालिटिकली। ओके फिर आपको ये अप्रॉक्सीमेशन और अप्लाई कीजिए, बट दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फेज शिफ्ट इन द बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। ओके लेकिन ये वर्क कब करेगा, ये थोड़ा वैलिडिटी क्राइटेरिया को भी क्वालिटेटिवली देख लेते हैं, यहाँ हम क्वांटिटेटिव नहीं कर रहे हैं। हमने ये रिप्लेसमेंट किया है, प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल वाले को एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल वाले से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब ये चीज़ तब इफेक्टिव होगी जब पोटेंशियल रिलेटिवली इनइफेक्टिव होगा, पोटेंशियल का ज़्यादा असर ना हो, तब आप कह सकते हैं हाँ पोटेंशियल की प्रेजेंस में लो चाहे सॉल्यूशन, चाहे पोटेंशियल की एब्सेंस में लो, दोनों लगभग बराबर होंगे। ओके दी होल तो विल वर्क दिस, ये जो अप्रॉक्सीमेशन है ये वर्क कर सकता है बशर्ते वी आर क्या हो, रिलेटिवली क्या हो, इनइफेक्टिव। लेकिन जब आप कोई भी चीज़ बोलते हैं ये चीज़ रिलेटिवली कम हो, तो कम या ज़्यादा किसी दूसरे के कंटेक्स्ट में आपको बोलना चाहिए। तो अगेन कंपेयर टू व्हाट, वी आर, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें कि वी आर कम होना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में कम होना चाहिए, वो अगेन आप इस टर्म को देखिए जो हमारा रेडियल इक्वेशन में जो टर्म आता है, अगर आप आर के टर्म में लिख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म के स्क्वायर माइनस एक पोटेंशियल टर्म और एक सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म। अगर हम कह रहे हैं ये टर्म रिलेटिवली वीक है, वीक मतलब नेग्लिजिबल है, पोटेंशियल जीरो टाइप का ट्रीट कर सकते हैं, तो इसको जीरो कब ट्रीट कर सकते हैं, जब ये इन और इसके मुकाबले क्या हो, नेग्लिजिबल हो। ओके तो इसका कंपैरिजन एक्चुअली एनर्जी टर्म से और सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल टर्म से। अब एनर्जी तो आप अलग अलग एनर्जीज़ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लो एनर्जी पे, हाई एनर्जी पे, दिस ओके लेकिन इसके मुकाबले तो अगेन वो सिनेरियो फिर से आ रहा है कि पोटेंशियल का कंपैरिजन आप किससे करके देख रहे हैं। ओके दिस, और ये टर्म बॉन्ड एनालिसिस में आप ध्यान कीजिए, यहाँ 2mv/h² जो आया, इसको हमने बॉन्ड एक्सप्रेशन में कैपिटल UR लिखा था, पर यहाँ मैं ये लिखने से अभी अवॉइड कर रहा हूँ, लास्ट में फिर से लिख दूंगा, क्योंकि यू स्मॉल यू रेडियल वेव फंक्शन के लिए भी सिंबल है, और कैपिटल यू और स्मॉल यू में ज़्यादा गलती होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, मैं इसे 2mv/h² ही लिख रहा हूँ। ओके बस, अगर काइनेटिक एनर्जी लार्ज है, मैं चलो इससे कंपैरिजन नहीं करता हूँ, मैं इससे कंपैरिजन कर रहा हूँ, अगर काइनेटिक एनर्जी टर्म लार्ज है तो ये टर्म लार्ज होगा, तो ये टर्म अगर लार्ज है इसके मुकाबले तो आप इसे छोड़ सकते हैं मतलब v = 0 ट्रीट कर सकते हैं, पोटेंशियल नेग्लिजिबल है, और पोटेंशियल अगर नेग्लिजिबल है तो ये अप्रॉक्सीमेशन लेके हमने कोई गलत थोड़ी किया। तब मतलब ये अप्रॉक्सीमेशन कब वैलिड है, जिसे हम प्रेजेंटली बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन कह रहे हैं इस कंटेक्स्ट में, वो बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन इस समय कब वैलिड है, जब ये टर्म क्या हो, लार्ज हो, और ये टर्म किससे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, 2me/h² इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप ओरिजिनल बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन जो हमने ग्रीन्स फंक्शन मेथड से किया था वहाँ भी देखें, वहाँ वैलिडिटी क्राइटेरिया ने हमें यही तो बताया था, बेसिकली बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन इज़ अ हाई एनर्जी अप्रॉक्सीमेशन, हाई एनर्जी पे अच्छा वर्क करता है। तो अगेन लगभग वही चीज़ आप क्वालिटेटिवली यहाँ देख पा रहे हैं, हाँ ये टर्म इस पर डोमिनेट करेगा,
मैं इस वाले से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ये टर्म अगर इस पर डोमिनेट करेगा तो ये लगभग नेग्लिजिबल है और तब ये रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, सो वैलिडिटी क्राइटेरिया को अगर आप इस तरह समझें, और अगर ऐसा होगा तो अगेन क्वालिटेटिवली आप देखें डेल्टा एल आता क्यों है, डेल्टा एल जो है वो कैलकुलेट करना है। डेल्टा एल का रीज़न क्या है, डेल्टा एल का फाइनल रीज़न पोटेंशियल ही होता है, पोटेंशियल फेज को शिफ्ट करता है। तो अगर पोटेंशियल है लेकिन रिलेटिवली इनइफेक्टिव है, एटलीस्ट इनसाइड द इंटीग्रल, इनसाइड द इंटीग्रल वाले टर्म में आपने ये मान लिया पोटेंशियल के असर को ख़त्म मान लिया, पर पोटेंशियल के असर को अगर आप पूरी तरह जीरो मान लेंगे तब तो ये फेज शिफ्ट हो ही नहीं सकता है। तो आप इसको इस तरह सोचिए, पोटेंशियल फेज शिफ्ट तो करता है पर पोटेंशियल का असर बहुत कम है, तो बहुत कम पोटेंशियल का असर है क्वालिटेटिवली, तो फेज शिफ्ट भी क्या होगा, स्मॉल। तो अगर हम इस लिमिट में वर्क कर रहे हैं, हाई एनर्जी लिमिट में वर्क कर रहे हैं, ओके, तो तब मैं एफ के एक्सप्रेशन को ज़रा देखता हूँ। एफ का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये है, जो पार्शियल वेव एनालिसिस में हमें एक्सप्रेशन मिलता है 1/2 आइटा ए 2 आइटा के समेशन ओवर ऑल एल वैल्यूज़ 2l+1 e2 आइटा डेल्टा एल -1 PL cos थीटा। अगर डेल्टा एल स्मॉल है, अगर हम ये बोल रहे हैं बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन तब वर्क करेगा जब VR का असर लगभग नेग्लिजिबल है, और VR का असर अगर नेग्लिजिबल है तो डेल्टा एल की वैल्यू कुछ तो होगी, जीरो तो नहीं, लेकिन वेरी स्मॉल वैल्यू। और अगर डेल्टा एल स्मॉल है तो दिस इज़ अ स्मॉल एक्सपोनेंट e समथिंग x, और e का एक्सपेंशन 1 + x + x² ओवर फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। अगर आप हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दें, केवल 1 + x रिटेन करें, 1 से 1 कैंसिल, 2 आइटा। हाई एनर्जी लिमिट में ये टर्म आ रहा है, ये मैं इसको इससे अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के लिए इतना कर सकता हूँ। पार्शियल वेव एनालिसिस के मेथड से जो हम बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन फॉलो कर रहे हैं उसमें ये रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, बशर्ते हाई एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो। ओके, हाई एनर्जी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पोटेंशियल टर्म रिलेटिवली इनइफेक्टिव है। रिलेटिवली इनइफेक्टिव का मतलब थोड़ा असर तो है, लेकिन डेल्टा एल की वैल्यूज़ क्या है, स्मॉल, और स्मॉल होने से ही। और यही वो स्टेप है जिसको मैं मेनली एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ। इसके बाद मैंने केवल रिजल्ट कोट किया, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ही हम ये अप्रॉक्सीमेशन करते हैं जो कि बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की स्पिरिट से मैच करता है, बेसिकली एफ़ का जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ तक एफ़ में रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों कंटेंट है, लेकिन ये बेसिकली आप बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन से लेके आए, मतलब ये बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की देन है। तो जैसे ही आप इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप अभी हम चेक करेंगे एफ़ में से इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाता है। ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। इस एक्सप्रेशन में इसकी जगह आप 2 आइटा के रखें, 2 आइटा कैंसल्स आउट, और बाकी जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो सब की सब रियल है। तो दिस इज़ द रीज़न बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट वाइज आपको स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और इनके अच्छे रिजल्ट दे सकता है, और यूजुअली देता भी है हाई एनर्जी पे, बट उसके एक जो मेजर अगर शॉर्ट कमिंग कह सकें उसे, वो एफ़ के इमेजिनरी पार्ट को पूरी तरह ड्रॉप कर देता है। वो अप्रॉक्सीमेशन मेथड जिस तरह से वर्क करता है मतलब ये मैथमेटिकली ये, तो उस मेथड में एफ़ के इमेजिनरी पार्ट की इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को रखना ही चाहते हैं, रिटेन करके रखना चाहते हैं, तो एक तरीका हो सकता है। वो तरीका ये है, आप इस टर्म को सेकंड ऑर्डर तक एक्सपेंड कीजिए, और बेटर चाहिए थर्ड ऑर्डर तक, फोर्थ ऑर्डर तक, तब इमेजिनरी पार्ट पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। ओके, सो दैट कैन बी डन। लेकिन जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का जो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन होता है उसमें एफ का केवल रियल होने का कारण यह है, दिस लाइन, दिस अप्रॉक्सीमेशन। ओके, और वो इसलिए क्योंकि डेल्टा एल स्मॉल है। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपने किया, और एक मैंने दूसरी चीज़ भी यहाँ पे अब चेंज करूँगा। ये एक्सप्रेशन आ गया, दिस एफ इज़ रियल। तो ये जो एफ का एक्सप्रेशन है, इसमें अब मैं डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा अप्रॉक्सीमेशन भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वो कर चुके हैं कि हाँ डेल्टा एल इज़ स्मॉल, ये आर्ग्यू कर चुके हैं पोटेंशियल रिलेटिवली इनइफेक्टिव है तो डेल्टा एल स्मॉल है। और जब अगर डेल्टा एल स्मॉल है तो साइन डेल्टा एल को आप डेल्टा एल से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल थीटा। तो डेल्टा एल, आप इसे सीधे डेल्टा एल का एक्सप्रेशन समझिए। तो अगर ये डेल्टा एल का एक्सप्रेशन आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ओके, मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया है, कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं। ओके, 2mvy(h²) को अब मैंने u लिख दिया है। ओके, u ऑफ r, ये वाला बॉर्न एनालिसिस वाला u। बाकी ये चीज़ें यहाँ रिपीट की हैं, इंटीग्रल और समेशन को स्वैप किया होगा कहीं पे। ओके, बी केयरफुल अबाउट दिस। अब इसके बाद मैंने सीधे ये लाइन लिख दी है। ओके, पहले इस रिजल्ट को देख लें, माना आप इसे मान लें कि हाँ ये इतने के बराबर होता है। ओके, दिस, और ये यहाँ तक जो k आ रहा है, और अब यहाँ जो k है ये अलग है। ये स्मॉल के इंसिडेंट पार्टिकल के वेव वेक्टर है, उसके मोमेंटम से रिलेटेड है, जबकि ये कैपिटल K जो है ये 2k sin θ/2।
बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन के फाइनल रिजल्ट में जो मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम के बीच जो मोमेंटम चेंज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है ये वो होता है, और ये इंसिडेंट वाले मोमेंटम से और स्कैटरिंग एंगल से इस तरह से रिलेटेड होता है। तो ये कैपिटल के है, ओके। हो सकता है पीछे भी मैंने इसको जल्दीबाजी में कैपिटल के जैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ तक ये स्मॉल के है, इस लाइन तक सब कुछ स्मॉल के टर्म्स में है, लेकिन इसके बाद ये इतना होता है। अब ये इतना कैसे होता है वो मैंने अभी बात नहीं की, बट ये ओके। और इसे आप थोड़ा और रीअरेंज करें, आर से एक आर कैंसिल, और ये के जो है वो कांस्टेंट है, बाहर ले लें, और ये एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जब हमने ग्रीन्स फंक्शन मेथड से एफ का एक्सप्रेशन निकाला था, दैट इज़ द सेम एक्सप्रेशन। तो पार्शियल वेव एनालिसिस से भी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन वाली कंडीशन, यहाँ पे बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की कंडीशन का ये मतलब समझिए आज आप। और उसके अलावा फिर कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं कि इसकी जगह ये पुट करना और डेल्टा एल को स्मॉल ट्रीट करना, पर वो सब ऑटोमेटिकली फॉलो होते हैं। बेसिकली बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल वाला वेव फंक्शन को एज अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल वाले वेव फंक्शन से रिप्लेस कर देना, ओके दस। तो ये रिजल्ट मिल गया। तो बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन आपने फिर से डिराइव किया यूजिंग पार्शियल वेव एनालिसिस। तो इसीलिए मैं कह रहा था आप ये ना समझें कि पार्शियल वेव एनालिसिस एक अलग मेथड है और बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन एक अलग मेथड है, ओके। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन जो है बेसिकली डिस्टर्बेंस को नेगलेक्ट करना एट फर्स्ट ऑर्डर, वो भी आप पार्शियल वेव एनालिसिस से ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। सो दिस, लेकिन मेरा एम ये नहीं था, मेरा मेन एम वैसे ये था, केवल यहाँ पे एफ रियल बन जाता है, ओके। लेकिन स्टिल अगर आप इसको वो करना चाह रहे हैं कि ये इतने के बराबर कैसा होता है, ये रिजल्ट थोड़ा नॉन ट्रिवियल है। इस रिज़ल्ट को देखने के कई तरीके हैं, आप सोर्सेज में देख सकते हैं, थोड़ा आपको डीप जाना पड़ेगा, बट बेसिकली रिज़ल्ट ये है। मैंने रिज़ल्ट अगेन कोट किया कि ये कहाँ से बना, ओके। ये अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो इससे बन जाता है, बट अगेन सवाल ये आता है ये रिज़ल्ट कहाँ से आता है। इस रिज़ल्ट को समझने के कई तरीके हैं। आप इसे जिसे हम कहते हैं एडिशन थ्योरम फॉर स्फेरिकल हार्मोनिक्स, जब हम क्लेफ्स गॉर्डन कोफिशिएंट्स और वो कंप्यूट करते हैं तो वहाँ पे आता है दो अलग अलग आपके वाई फंक्शंस हों स्फेरिकल हार्मोनिक्स, तो उनके एक एडिशन की थ्योरम आती है, एक कंप्लीटनेस टाइप का रिलेशन उनके बीच आता है, उस रिजल्ट से प्रूव किया जा सकता है, ओके। और उसके अलावा कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। अगर आप बेसल्स फंक्शन का लिटरेचर देखें तो बेसल्स फंक्शन के जो इंटीग्रल्स होते हैं, केवल एक बेसल्स फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई से सम पॉलिनोमियल JLX और माना आपने इसे x पावर n से मल्टीप्लाई किया है, ओके। इसके इंटीग्रल्स, ओके। स्टैंडर्ड ये इंटीग्रल्स पॉसिबल होते हैं, ये वाले इंटीग्रल तो हम भी विदाउट मच एफर्ट कर सकते हैं, बट फिर इन इंटीग्रल्स के और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। माना दो बेसल्स फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसको किसी पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर रखा है या किसी और जनरल फंक्शन से, पर पॉलिनोमियल से सफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि जनरल फंक्शन को आप यूजुअली पॉलिनोमियल से ब्रेक कर सकते हैं या अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो और इन बेसल्स फंक्शन के आर्ग्यूमेंट भी अलग अलग हो सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ 3 बेसल्स फंक्शन भी हो सकते हैं। तो इस तरह के इंटीग्रल्स की फिजिक्स मैथमेटिक्स में ज़रूरत पड़ती है, तो लोगों ने इनको टैबुलेट करके रखा हुआ है। आपको लिटरेचर अवेलेबल होगा विच रन्स ओवर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, जहाँ इस तरह के इंटीग्रल्स इवेलुएट करके उनकी वैल्यू दे रखी है, तो उनको भी यूज़ करके पॉसिबली इस तरह की चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, ओके दिस। तो यू कैन ट्राई सॉल्विंग। इनफैक्ट लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स के भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, 2 लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स या 3 लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करके भी ये हो सकता है, ओके। सो देयर आर डिफरेंट ट्रिक्स अवेलेबल, बट दिस इज़ अ स्लाइटली नॉन ट्रिवियल रिजल्ट। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट नहीं है और मेरे को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैं जस्ट जो मेन पॉइंट एम्फेसाइज करना चाह रहा था वो यहाँ पे आ गया था। एफ इज़ रियल, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में एफ लेकिन रियल होता क्यों है वो हम अब रीज़न समझ गए। जितना अप्रॉक्सीमेशन बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन में हम कर लेते हैं उससे एफ का इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। हाँ, आप उसको रिटेन करना ही चाहते हैं, आप बोले थोड़ा बेटर हम बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन करना चाह रहे हैं तो आप इसको थोड़ा एक हायर ऑर्डर टर्म तक एक्सपेंड कर दीजिए, तब उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट एफ में आपको दोनों मिलेंगे, पर तब आपकी कैलकुलेशन और इन्वॉल्व हो जाएगी, ओके। बट इन प्रिंसिपल यू कैन डू दैट, ओके दिस। सो अभी मैं यहीं पॉज करूँगा। ये हमने जो ये रिज़ल्ट ऑब्टेन किया था, अभी इससे हमें और डिस्कशन करने बाकी हैं। ये केवल मैं इसे एनालिसिस नंबर 1 कह रहा हूँ। अभी देयर आर फ्यू मोर एनालिसिस जो हमने इससे करने हैं, ओके। और मेन जो हमारा एक अभी पॉइंट रह गया है वो ये है पार्शियल वेव एनालिसिस का मेथड अप्लाई कैसे करना है। अभी तक भी आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन का कोई मेथड ऑफर नहीं कर रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि डेल्टा एल जो मेन एक रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, डेल्टा एल जो है इंक्रीजिंग एल वैल्यू के साथ डिक्रीज़ करता है। जैसे जैसे पार्शियल वेव्स का एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है, हायर और हायर एंगुलर मोमेंटम की पार्शियल वेव्स के लिए डेल्टा एल की वैल्यू कम होने लगती है।
और बहुत रैपिडली डिक्रीज़ करती है, तो डेल्टा एल की हायर वैल्यूज़ को अगर हम नेगलेक्ट कर सकें, वो ऑलमोस्ट जीरो के करीब होती हैं, हायर वैल्यूज़ मतलब हायर एल वैल्यू के लिए, तो फिर इसका मतलब डेल्टा हमें शुरू की कुछ एल वैल्यू के लिए निकालने पड़ते हैं, डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, शुरू के कुछ डेल्टा, शुरू का भी मतलब कितना है, कितने तक वो भी देखना पड़ेगा, कितने एल तक हमें डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है ताकि हमारा काम चल जाए, बाकी सबको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्राइटेरिया जो है वो सारे यहाँ से निकल के आएंगे। तो अभी इस इक्वेशन का एनालिसिस बाकी है, तो फर्दर एनालिसिस जो है वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो विद दैट आई वुड लाइक टू end this lecture for the time being. Thank you everybody.